Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel, Math Educhemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to discuss about the class 12 second unit, electrochemistry, and today's session we are going to cover the Nernst equation and the conductivity Kohlraasch law. Okay, in previous lecture we already have covered the first topic, electrochemical cell, electrolytic cell, Gibbs energy, electromotive force and standard hydroelectrode potential. Okay, so before starting today's session, have a quick recap on previous lecture. We already have covered the electrochemistry, redox reactions, anode and cathode, electrochemical cell, galvanic cell and EMF of a cell, standard electrode potential, standard reduction potential, positive EMF and the negative EMF, right? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड द केमिकल रिएक्शंस, इन दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, इसी को हम एक साथ कंबाइन करके बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट? एंड रिडॉक्स रिएक्शन मतलब किसी एक केमिकल रिएक्शन में अगर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, देन विल से इट द रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, आफ्टर दैट एनोड एंड कैथोड. एनोड एंड कैथोड बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल्स, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड सेल, लाइक एक था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड दूसरा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. फर्स्ट टाइप मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक्चुअली ये केमिकल एनर्जी जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था. एंड जो अनदर टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ पर क्या होता था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था, राइट? एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव आयन को कैरी करता था. सो जहां पर एनोड में ऑक्सीडेशन एंड कैथोड में रिडक्शन होता था, राइट? एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड था ना, एनोड में ऑक्सीडेशन यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता था एंड रिडक्शन जहां पर एनोड कैथोड में होता था एंड नेगेटिव चार्ज को कैरी करता था. सो एनोड एंड कैथोड का फंडा तो हमें क्लियर हो चुका है. अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने बोला है कि जहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था, ठीक है? गैल्वेनिक सेल जो है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, यानी कि सेल मतलब दो जो हाफ सेल है ना, ये हाफ सेल में इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, इसे हम ईएमएफ बोलते हैं. बट स्पेसिफिकली अगर कोई हाफ सेल रिएक्शन में, हाफ सेल में अगर इसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? एंड अगर टोटल सेल को कंसीडर कर रहे हैं तो टोटल सेल में ना क्या है कि ये देखो एक अनदर सेल एंड यहाँ पर एक अनदर सेल. सो ये ना कंबाइन होता था एक एक्सटर्नल सर्किट से, जो एक बैटरी हो सकता है, ठीक है? सो यहाँ पर देखो इसमें ना एक सॉल्ट ब्रिज भी था. सो ये था इलेक्ट्रोड एंड ये था इलेक्ट्रोड. अभी ना यहाँ पर ये एनोड एंड ये कैथोड था, राइट? सो एनोड बेसिकली पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता था एंड नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसे हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है? सो देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हाफ सेल, ये हाफ सेल है एंड ये भी एक अनदर हाफ सेल है, ठीक है? सो अगर हम कंसिडर करें एक पर्टिकुलर कोई हाफ सेल में जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है ना, सो ये क्या है कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि ये अगर टोटल सेल का कंसीडर करें तो यहाँ पर क्या है कि ये पॉजिटिव यानी कि कैथोड एंड एनोड में जो इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करने के बाद यानी कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है? यही होता है ईएमएफ ऑफ अ सेल. क्लियर? सो अभी इसके बाद है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में यानी कि 1 मोलर कंसेंट्रेशन हो, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इस कंडीशन में अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एनोड एंड कैथोड में अगर पर्टिकुलरली होना मतलब यूनिट, जो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसमें इस कंडीशन में जो ईएमएफ ऑफ अ सेल है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है? उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है? सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता लग जाता है कि कौन सा सीरीज मोर एक्टिव है एंड कौन सा सीरीज एलिमेंट्स यानी कि मेटल नॉन उतना ज्यादा एक्टिव नहीं, किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है या किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, जो एनसीईआरटी बुक में बहुत डिटेल में दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको मेटल एक्टिविटी सीरीज. जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में हायर पोजिशन पर था ना, वो हमेशा डिस्प्लेस कर देता है जो लोअर सीरीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है?
सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल जो यानी कि रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड में होता है, राइट। सो कैथोड में अगर इसका जो नेगेटिव चार्ज वाला है ना, यहाँ पर रिडक्शन होता है, सो इसमें बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल कितना है ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना ये नेगेटिव में आता है एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ना वो पॉजिटिव में आता है। सो IUPAC के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है ना इस वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हमें कंसिडर करना है, ठीक है। सो पॉजिटिव EMF, नेगेटिव EMF, पॉजिटिव EMF मतलब इसका जो स्पॉन्टेनिटी है ना एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी है फॉर नेगेटिव EMF इसको हमें कंसिडर करना है, ठीक है। इससे आपको पता लग जाता है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फॉरवर्ड होने वाला है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने वाला है। ये जो स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी ना ये गिब्स फ्री एनर्जी से हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको पता लग जाता है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है ना ये अगर नेगेटिव में आता है यानी कि इसका जो फॉर्मूला है डेल G 0 इक्वल टू RT-ln के, ये क्या है अनदर जो है ना डेल G ये इस सेल रिएक्शन के लिए -NFE, ठीक है। सो ये था गिब्स फ्री एनर्जी। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव में आता है, ठीक है, सो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव में अगर आता है तो होता है स्पॉन्टेनियस एंड पॉजिटिव में अगर आता है ना तो उसका वैल्यू होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। सो नेगेटिव डेल G इज इक्वल टू स्पॉन्टेनियस and positive del G is equal to non-spontaneous, ठीक है। सो ये हमने पिछले लेक्चर पर कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नार्स्ट इक्वेशन। सो नार्स्ट इक्वेशन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है। इसके बाद हम कवर करेंगे कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड कोलरस लॉ, ठीक है। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो EMF ऑफ अ सेल है ना ये देखो, इट रिप्रेजेंट्स द ड्राइविंग फोर्स विथ व्हिच इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। अभी ये जो सर्किट बना है ना, अब देख सकते हो कि इस सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स इस कैथोड में, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा था, सो ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इस इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, सो ये क्या करेगा कि ये ना इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा इस सर्किट के थ्रू इस इलेक्ट्रोड में। मतलब ये जो सेल है ना इस सेल में ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पहुंच जाएगा। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, सो रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से होते हुए कैथोड पर पहुंचा ना, इसी इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करने के बाद ये फिर से जाकर ये जो कैथोड जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। सो इसका जो थिकनेस है ये थोड़ा थिक हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए बोला गया है कि जो EMF ऑफ सेल इट रिप्रेजेंट द ड्राइविंग फोर्स, यानी कि कुछ तो फोर्स इसको ड्राइव कर रहा है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस है, इस वजह से ना यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होता सो कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाहेगा नहीं ना। यहाँ पर किसी एक को एक्सटर्नल सर्किट की वजह से ना ये सेल को, ये दो सेल में से एक को बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाया गया एंड एक को ना इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया गया ना कि ये बहुत ज्यादा मतलब एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच एंड एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। सो इस वजह से ना इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बहुत हायर हो जाता है। सो इस वजह से इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, ठीक है। एंड जो सॉलिड ब्रिज है इन दोनों को इक्वलिटी यानी कि न्यूट्रलिटी को बरकरार रखता है, ठीक है। सो ये तो टोटल सेटअप। तो इसीलिए बोल रहा है कि ड्राइविंग फोर्स यानी कुछ तो ड्राइव फोर्स कर रहा है ना इसको करने के लिए। सो इट रिप्रेजेंट्स द ड्राइविंग फोर्स व्हिच इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। इसका फॉर्मूला जो है ना E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड पर रिडक्शन से होकर हायर रिडक्शन पोटेंशियल। देखो हमने बोला था ना कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि IUPAC के अकॉर्डिंग हमें ना रिडक्शन पोटेंशियल को ही लेना है कैलकुलेशन करने के लिए। सो ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज में आता है। सो कैथोड माइनस एनोड करने से वेयर रिडक्शन ऑकर एंड एनोड में क्या है कि ऑक्सीडेशन ऑकर्स, राइट। सो की पॉइंट्स इज दैट इफ दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, E0 सेल यानी कि 0 से पॉजिटिव अगर यानी कि पॉजिटिव वैल्यू अगर कैरी करता है सो ये हो जाता है स्पॉन्टेनियस। बट वहीं पर हमने देखा है कि डेल G की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, नेगेटिव आ जाए सो ये वैल्यू ये जो होता है ना ये स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो ये अगर इसका वैल्यू E0 सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है देन ये स्पॉन्टेनियस होता है। देन अगर देखो E0 सेल अगर नेगेटिव में आ जाता है देन ये नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहीं पर हमने डेल G इक्वल टू पॉजिटिव देखा था, सो ये नॉन स्पॉन्टेनियस था।
स्पॉन्टेनियस, ठीक है। द नॉन्स्ट इक्वेशन, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जहां पर ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी स्टैंडर्ड कंडीशन में हो सो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये हमें फोकस करना है, ठीक है। बट अगर हमें कोई किसी भी अगर रिएक्शंस को, सेल रिएक्शंस को फाइंड आउट करना है एंड इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना उसको फाइंड आउट करना है इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, देन दिस नॉन्स्ट इक्वेशन इज वेरी मच यूजफुल फॉर दैट। सो द नॉन्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला दिया गया है कि E इक्वल टू E0 माइनस RT बाई NF ln Q। अभी जो Q है ना ये कोसेंट है, मतलब अगर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड इस केमिकल रिएक्शन में अगर इन दोनों का कोएफिशिएंट कुछ भी हो ना सो वो पावर में चला जाता है, ठीक है। सो E0 मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में उस सेल की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वो, ठीक है। एंड E मतलब इसको हमें फाइंड आउट करना है एंड नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय, एंड प्रेशर भी कुछ अलग हो सकता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की जगह, एंड जो मोलर कंसेंट्रेशन था ना 1 मोलर था, तो ये अलग अलग हो सकता है। सो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में एक सेल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये होता है एक फॉर्मूला जो नॉन्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सो E0 मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, R मतलब गैस कांस्टेंट, एंड T मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, इन मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो उसी हम बोलना है कि इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड F मतलब फैराडेज कांस्टेंट, एंड Ln मतलब ये लॉग जो एक्सपोनेंशियल होता है ना इसके बेस में है, एंड क्वोशंट रिएक्शन क्वोशंट मतलब हमने बोला है कि Q इक्वल टू जो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कोएफिशिएंट एंड रिएक्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। सो ये है कोरिएक्शन क्वोशंट। सो ये नॉन्स्ट इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है। देखो यहाँ पर दिया गया कि फॉर हाफ सेल हमने देखा है कि हाफ सेल को कैसे हमें कंप्लीट सेल में करना है। हाफ सेल रिएक्शंस को अगर कहीं पर अगर देखो रिडक्शन हो रहा है ना, सो रिडक्शन सेल एंड ऑक्सीडेशन सेल, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद कोई भी रिएक्शन हो ना तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट सेल यानी कि रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर देखो फॉर एन हाफ सेल Mn प्लस एक्वेशन, अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिमूवल होता है देन वो n में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये है उसका फॉर्मूला नॉन्स्ट इक्वेशन के तहत। देखो E इक्वल टू E0 Mn से m में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर माइनस RT बाई NF Ln मेटलिक कंडीशन सॉलिड कर कन्वर्शन हो चुका है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इसका गेनिंग कर लिया। सो ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है। उसके बाद हम देखें फॉर कंप्लीट सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये हाफ सेल रिएक्शन में अगर ये टोटल कंप्लीट रिएक्शन है लाइक ये अगर इसका कोफिशिएंट एंड बी अगर इसका कोफिशिएंट हो, ठीक है। सो इसका जो कंसंट्रेशन है ना वो हो जाता है C देन D, कोफिशिएंट C का है C एंड D का है स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल A कैपिटल B, इन दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एंड जो उसका कोफिशिएंट है उसका पावर, ठीक है। ये हो जाता है, ये जो Q था ना ये Q है मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट। सो नॉन्स्ट इक्वेशन की अकॉर्डिंग ई सेल यानी कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में एम ऑफ अ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन में एम ऑफ अ सेल माइनस RT बाय NF ln Q, ln Q ही यही है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला में अगर आप रिप्लेस कर देते हो जो नॉन्स्ट इक्वेशन है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्म द नॉन्स्ट इक्वेशन। हमें अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक, उसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो एट इक्विलिब्रियम द सेल डज नॉट नेट इलेक्ट्रिकल वर्क। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि दोनों में ना कोई भी केमिकल रिएक्शंस जैसे स्टार्टिंग में क्या है कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने की जो टेंडेंसी है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या है कि एक स्पेसिफिक रेट पर पहुंच जाता है जहां पर प्रोडक्ट एंड जो रिएक्टेंट है ना इन दोनों का रिएक्शन तो चलता है पर ये एक स्पेसिफिक रेट पे पहुंच जाता है, ठीक है। सो इसलिए हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए ये रिएक्शन, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड टू बैकवर्ड इक्वल हो, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो। सो इक्विलिब्रियम है ना सेल डज नॉट नेट इक्वल वर्क क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच गए, सो इसीलिए E इक्वल टू 0 हो जाता है एंड द रिएक्शन क्वोशिएंट बिकम्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K पर पहुंच जाता है एंड E इक्वल टू 0 अगर हम इसको राइट डाउन करते हैं एंड K इक्वल टू K हो जाता है, ठीक है।
सो यहाँ पर देखो क्या है कि जीरो इक्वल टू ई जीरो, क्योंकि एम एफ ऑफ सेल इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, एंड ई जीरो माइनस आर टी एन एफ एंड एल एन के जो क्यू था ना वो इक्विलिब्रियम पर क्या है ना कि ये सेल कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सेल कांस्टेंट, क्योंकि पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए सेल कांस्टेंट नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम है ना ये जो रेट ऑफ रिएक्शन था ना जो इक्विलिब्रियम पर एक ही है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है इसका, ठीक है। सो ई जीरो इक्वल टू अगर ये जीरो के पोर्शन इसको हम इस साइड पर लेकर आए, ठीक है, एंड यहाँ सो ये ना कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दोनों कट आउट हो जाता है एंड फॉर्मेशन होता है ई जीरो इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन के, ठीक है। देन ये देखो रीअरेंज कर रहे हैं हम के को, जैसे के था ना ये के, इसको हम इस साइड पर लेकर आए एंड ये रिएक्शन है, एंड अगर हम एल एन को रिमूव करें ना सो लॉग बेस ई इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एल एन के होता है, ठीक है। सो अगर इसको हमें रिमूव करना होता है ना सो क्या ना एक्सपोनेंशियल जो है ना इसके पावर पर चला जाता है टर्म, सो इस वजह से अगर एल एन को रिमूव करना है ना सो देखो ये के है ना ये एक्सपोनेंशियल टर्म के ऊपर ये पावर में चला गया है, ठीक है। सो बेस 10 लॉग अगर हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, सो इस 10 को कंसिडर करने के लिए ये जो वैल्यू है ना इससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ये जो 2.303 है ना इससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इस टर्म को एक्सपोनेंशियल टर्म को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं एंड जो टोटल टर्म है ना ये नीचे आ चुका है। अभी देखो log 10 k एंड एन एफ ई बाई 2.303 आर टी। अभी के कंस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए देखो log 10 अगर के को आता है ना सो ये पावर में चला जाएगा, 10 के पावर में चला जाएगा। लॉग रिमूव करने के लिए 10 के पावर में, लॉगरिथम का एक फॉर्मूला है, ठीक है। सो के इज इक्वल टू 10 टू द पावर ये जो टोटल टर्म है ना ये पावर पर चला गया है, ठीक है। सो सेल कंस्टेंट इक्विलिब्रियम कंस्टेंट जो है ना इसका फॉर्मूला है, सो के इक्वल टू 10 टू द पावर एन एफ ई 0 बाई 2.303 आर टी, ठीक है। सो ये इक्विलिब्रियम कंस्टेंट। एग्जाम्पल्स देखो फॉर डैनियल सेल, जैसे हमने पिछले लेक्चर पर कवर कर चुके हैं, डैनियल सेल के लिए ही जो सेल है ना सेल रिप्रेजेंटेशन उसको देखा है। सो देखो यहाँ पर ZnS यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि Zn से ना Zn2 यानी कि ये क्या है ऑक्सीडेशन जो कैथोड पर हो रहा था, ठीक है। सो ये जो ऑक्सीडेशन बेसिकली कैथोड पर था एंड कैथोड जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। सो एंड Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्शन। सो ये जो कन्वर्शन है ना ये क्या है कि पॉजिटिव चार्ज पर था प्लस ऑक्सीडेशन टू ऑक्सीडेशन स्टेट पर है एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेनिंग करने की वजह से कि Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। सो यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन, ठीक है। इस केस में अगर हमको फाइंड आउट करना है नॉनस्ट इक्वेशन तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली ई सेल, सो ई जीरो सेल माइनस 0.059, अभी ये जो फॉर्मूला है ना 0.059 इसको ये कैलकुलेशन करने के बाद देखो एक्चुअली क्या ना कि ये जो 2.303 टर्म है एंड जो एफ है ना ये फैराडे कांस्टेंट, ये फैराडे बेसिकली क्या है 96500 ये है ना। सो एंड आर देखो यहाँ पर जो आर है ना आर ना वो भी एक कंस्टेंट है जो 8.314 है, ठीक है। सो इस सारे कंस्टेंट की अगर वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे ना इस कंडीशन के लिए, जैसे यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट करते हो, ठीक है। सो एफ कंस्टेंट है 2.303 ये भी कंस्टेंट है एंड 8.314 ये भी कांस्टेंट है। इन सारे के वैल्यू को अगर कैलकुलेट करते हैं ना तो उसका जो वैल्यू आता है वो 0.591 आता है, ठीक है। सो ये है ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग Zn2 प्लस बेसिकली क्या है Zn2 प्लस है। सॉलिड को हमें कंसिडर करना नहीं है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म पे हमें बस आयनिक यानी ऑक्सीजन स्टेट में अगर हो तो उसको हमें कैलकुलेट करना है। सो Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है। सो ये नॉनस्ट इक्वेशन के लिए एक जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर डैनियल सेल। देन उसके बाद हमने देखा कि गिव्स एनर्जी एंड ईएमएफ। सो गिव्स फ्री एनर्जी का हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, देखो डेल जी जीरो इक्वल टू एन एफ ई, ठीक है। सो डेल जी
इक्वल टू एन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स चेंज कर रहा है। अभी देखो इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की चेंजेस क्या है कि प्लस, देखो प्लस 2 से ये 0 पर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग, ठीक है। एंड Zn से Zn2 प्लस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की रिमूवल। सो बेसिकली चेंज इन इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पर जो डैनियल सेल है ना, इसके लिए डेल जी 0 इक्वल टू एन एफ, अगर आपको कैलकुलेट करना हो सो एन इक्वल टू क्या आता है 2, माइनस पहले से था। एंड इफ, ठीक है, इसका जो वैल्यू है ना ये है, बेसिकली मैथ के लिए हम इसको 96500 यही कैलकुलेट करते हैं, बट स्पेसिफिकली ये दिया गया है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल क्या, ये 1.1 है, ये क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, या फिर कुछ भी अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया हो या फिर कैथोड की वैल्यू दिया, तो आपको कैलकुलेट करना होता है। सो E0 जो वैल्यू है ना, ये आप फॉर डैनियल सेल बेसिकली ये है, ठीक है, 1.1। सो इसको अगर कैलकुलेट करोगे सो डैनियल सेल के लिए डेल जी के वैल्यू आता है -212 kJ पर मोल इनवर्स। अभी हमें क्या पता है कि अगर डेल जी के वैल्यू माइनस में आता है, यानी कि नेगेटिव में आता है, सो क्या रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो ये जो रिएक्शन होने वाला है ना, ये जो रिएक्शन होने वाला है Zn सॉलिड से Zn2 प्लस की एंड Zn2 प्लस से Cu में कन्वर्शन, ये ना स्पॉन्टेनियस, यानी कि वही कंटिन्यूअस रिएक्शन होने वाले हैं, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड EMF, अभी देखो डेल सी 0 इक्वल टू माइनस NFE, अगर डेल सी के वैल्यू 0 से कम हो, यानी कि नेगेटिव में हो, सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। एंड डेल सी के वैल्यू 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव में हो, सो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो एट स्टैंडर्ड स्टेट इसका जो इक्वेशन है वो डेल सी 0 इक्वल टू माइनस NFE 0 है। सो एप्लीकेशन ऑफ नॉन इक्वेशन पर अब देखो, ये नॉन इक्वेशन किस किस चीज के लिए यूजफुल है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ EFF अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब नॉन इक्वेशन बेसिकली यूज ही करते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर अ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। सो डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या है, क्योंकि ये जो है ना इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो, K से भी फाइंड आउट कर सकते हो एंड जो Q है ना इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो K का वैल्यू है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। डिटरमिनेशन ऑफ pH यूजिंग द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए आप pH ऑफ सेल उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। देन कंसंट्रेशन सेल वर्किंग, इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो एप्लीकेशन ऑफ नॉन इक्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इस सारे जो चीज है ना ये आप नॉन इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन में आप बैटरीज यानी कि डायलियम सेल, लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयन सेल, इसको फॉर्मेशन कर सकते हो। फ्यूल सेल यानी कि H2O2 फ्यूल सेल कन्वर्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर जो pH मीटर है, यानी कि इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एसिडिक है, नॉन एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर बेसिक है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर से फाइंड आउट कर सकते हो। कोरेशन स्टडीज, जैसे आप थोड़ी देर पहले बात करोगे कि यहाँ पर ना रस्ट ऑफ आयरन, ठीक है, निकल की कोटिंग, ये जो सारी चीज है ना ये कोरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रस्ट ऑफ आयरन जो है ना, ये रस्टिंग यानी कि एक रिएक्शन होता है जो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। सो उसका जो रीजन है उसको हम स्टडी करेंगे। सो उसके बाद निकल की कोटिंग होता है। सो निकल की कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन, जो बेसिकली है ना कोरेशन स्टडीज में आ जाते हैं। सो अब नॉन इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हो जो E का वैल्यू है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ जाता है, ठीक है। इसमें जो भी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जिसका वैल्यू हायर साइड है एंड जिसके साइड लोअर साइड है ना, इससे फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा ज्यादा मेटल एक्टिव है एंड कौन सा लेस एक्टिव है, ठीक है। सो इसे हम मेटल एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये। सो ये है नॉन इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये सॉल्व करने के बाद ये प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से ये नॉन इक्वेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टाइप है, ठीक है। सो चलो इस लेक्चर के आगे फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टूडेंट्स कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस को देख लेते हैं अभी, ठीक है। इससे पहले ना हमने एक टॉपिक जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था ना, उसको थोड़ा कुछ उसके एप्लीकेशन था ना जो हमने डिस्कस नहीं करे हैं, सो उसको एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। अभी यूजेस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे इसका यूजेज क्या है, यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेसिकली फर्स्ट जो यूजेज है ना, ये मेजरिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नंबर 2, determining standard electrode potential. Number 3, constructing electrochemical series. Chemical series. Number 4, understanding corrosion and battery development. And number 5, industrial application. ठीक है। सो ये जो इस AHE का यूज है ना, ये सारे के सारे यूजेज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। सो इससे ना फाइंड आउट कर सकती है किसी भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल। जैसे अगर हम हाइड्रोजन के साथ जैसे हम कैथोड एंड एनोड को इंडिविजुअल करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंट्रीब्यूट करके। अगर कॉपर की जो सॉल्वेंट था ना, उसको सेल को अगर करते हैं ना, सो उसमें जो रीडिंग आता है वो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। स्टैंडर्ड कंडीशन में भी हम फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। सो कंस्ट्रक्टिंग इलेक्ट्रॉन केमिकल सीरीज, यानी कि जो जिसके वैल्यू इस नॉर्मली जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल है ना, इलेक्ट्रॉन इसका तो 0 होता है, ठीक है। जिसका वैल्यू अगर पॉजिटिव में आता है, सो उसका कहाँ पर अपर साइड होगा या फिर लोअर साइड होगा, एंड इसका क्या यूजेज है, क्या इसका जो सिनेरियो है ना, यू क्या है, चेंजेस क्या है। सो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं केमिकल जो रिएक्टिविटीज है, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके अकॉर्डिंग एक सीरीज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग कोरोशन एंड बैटरी डेवलपमेंट। सो बैटरी को डेवलपमेंट करने के लिए बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही यूजेज है, ये एक एप्लीकेशन ही है। सो इससे कौन सा कैथोड एंड कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोरोशन को जो है ना, इस केस को स्टडीज करने के लिए हमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए जैसे गैल्वेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। और भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होता है, लाइक इम्प्यूरिटीज को कहीं से अगर आपको डिलीट करना है या फिर फाइंड आउट करना है प्रॉपर प्योर फॉर्म को, सो इसको यूज करते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आ जाता है, ठीक है। सो ये था यूजेज ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एंड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, इसको भी थोड़ा सीरीज है ना, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये क्या है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ लिस्ट electrochemical series is a list of elements that describes the arrangement इसको इस तरीके से, is a list that describes the arrangement of elements in the order of their increasing electrode potential, ठीक है। Electrochemical series is a list that describes the arrangements of elements in the order of their increasing electrode potential.
वैल्यू, ठीक है। सो द सीरीज has been established by measuring the potential of various electrodes versus standard hydrogen electrodes SHE, जहां पर रिड्यूसिंग पावर versus standard oxidation potential equal to 1 by standard reduction potential. Reduction potential standard condition, ठीक है। एंड लास्टली नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल means it's giving oxidation with standard hydrogen electrode. सो बेसिकली देखो ये जो सीरीज है ना, ये एस्टेब्लिश किया गया है कि पोटेंशियल वेरियस इलेक्ट्रोड्स वर्सेस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करने के बाद जो रीडिंग आ रहा था ना, उसके हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज, इसको उस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो रिड्यूसिंग पावर, यानी कि किसी मेटल को यानी कि किसी एलिमेंट को कितना ज्यादा ये रिड्यूसिंग पावर, यानी कि रिड्यूसिंग पावर मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज हो रही है, किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि रिडक्शन कर रहा है। सो इसका जो पावर है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है विद द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग पावर को कैरी करता है, एंड इनवर्सिबली प्रोपोर्शनल विद द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर को कैरी नहीं करता है, ठीक है। सो एंड द ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, यानी कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना वो नेगेटिव में आता है, यानी कि उतना ज्यादा वो रिड्यूस होना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो इसके लिए वो ना बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग पावर को एनहांस करता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। सो वो ज्यादा पावरफुल है। सो ये देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए इनवर्सिबली प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। सो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मींस इट गिव्स ऑक्सीडेशन विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मींस इट गिविंग ऑक्सीडेशन विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव में वैल्यूज आता है, जो मैंने पहले बोला है कि वो जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव, मतलब वो उतना ज्यादा रिडक्शन को पॉसिबल नहीं है, वो बेसिकली ऑक्सीडेशन को करता है। अगर हम एस के साथ अगर कॉम्बिनेशन करते हैं, सो जो
रिएक्शंस होता है ना वो बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक जो है कंडक्टेंस। अब ये जो कंडक्टेंस क्या है ना, ये कंडक्टेंस मतलब देखो कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ठीक है। सो कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बेसिकली कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर है। अब ये कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर मतलब व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो बेसिकली है, सो फर्स्ट जो केस है ना वो है कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो इसमें फर्स्ट जो केस आता है वो है कंडक्टर। अभी हमें जानना जरूरी है कि कंडक्टर क्या है, सेकेंड सेमी कंडक्टर क्या है, एंड थर्डली इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर, ठीक है। बेसिकली कंडक्टर which can conduct electricity, which can conduct electricity, यानी कि मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक। सेमीकंडक्टर क्या है, which may or may not conduct electricity, may or may not conduct electricity। एंड लास्टली जो इंसुलेटर है ना ये बेसिकली क्या है कि कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पर जो बेसिक थिंग्स है ना वो है कंडक्टर, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। अभी कंडक्टर यानी कि व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, एंड जो कंडक्टिविटी से हम कप्पा यानी कि के से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस जो है ना ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ 1 millimeter लेंथ एंड द 1 millimeter स्क्वायर एरिया। कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट्स द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस करंट कंडक्ट्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। अब इसको थोड़ा इलेबोरेटली समझ लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो बेसिकली कंडक्टर्स जो है ना वो टू टाइप्स के होते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अभी मेटेलिक कंडक्टर क्या है, वन होता है मेटेलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है। सो इसमें जो मेटेलिक कंडक्टर है ना, मेटेलिक कंडक्टर यहाँ पर फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स है ना कंडक्टर्स, ये मूवमेंट होता है। सो फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट is due to the flow of the free electrons in the metallic lattice। मेटेलिक लैटिस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके मूवमेंट की वजह से ना ये कंडक्टर होता है। सो अनदर है ना जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अब इसमें क्या है कि इसमें जो कंडक्टेंस होने वाला है ना ये बेसिकली डिकम्पोजिशन मतलब आयंस के थ्रू होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी takes place without
the composition of the substance. Conduction decreases with increase in the temperature. देखो टेम्परेचर कैसे इसको बैलेंस कर रहा है. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, जो कंडक्टेंस है ना वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, इसका पॉइंट है. एंड अभी है इलेक्ट्रॉनिक This allows the electricity to pass through them in their molten states or in the form of their aqueous solution, either molten state or aqueous solution. Flow of electric current through an electrolyte solution is due to the movement of ions, and these ions are furnished by the electrical decomposition of an electrolyte. ठीक है, सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर है. एक है मेटेलिक कंडक्टर जो बेसिकली अपना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूविंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है. ठीक है, वहीं पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यानी कि इसका मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन के तहत जो आयंस की मूवमेंट होता है उस वजह से यहाँ पर जो कंडक्टेंस होता है ना वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कंडक्टर, then conductance and conductivity, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी कंडक्टर्स क्या है? which conducts the electricity, यानी कि materials or substances that allow electricity to flow through them. And conductance क्या है? It is the measure of ease of flow of
charge through a solution or a conductor. Conductance basically क्या है? It is the measure of ease of flow of charge through a solution or a conductor. And conductivity क्या है? It is the ease of which the current flows through an electrolytes. Conductivity, conductance and conductor. Conductivity क्या है? It is the ease with which the current flows through an electrolyte. ठीक है, देखो ये जो कंडक्टेंस है ना, इसे हम कंडक्टेंस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कंडक्टिविटी को इससे, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस यानी कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो मूवमेंट ऑफ आयंस है, यानी कि जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है ना, इसको रेजिस्ट करना, यानी कि होने में रेजिस्ट करता है। सो इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वेयर रेजिस्टेंस जहां पर देखो ईज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस ऑफ चार्ज थ्रू अ सोल्यूशन, इसे हम कंडक्टेंस बोल रहे हैं, राइट। सो इसका उल्टा यानी कि ऑपोजिट, यानी कि जो ईज है ना, इसको थोड़ा डिफिकल्ट, जिस वजह से डिफिकल्ट हो जाता है, सो उसी टर्म को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। L मतलब लेंथ, दो इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन जो लेंथ है ना, इसे हम बोलते हैं L, एंड जो A है ना, ये इसका एरिया। सो L इक्वल टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड A इक्वल टू एरिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। एंड इसका जो यूनिट है आर का वो है ओहम, एंड जी यानी कि जो कंडक्टेंस है इसका मतलब है 1/r, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। तो इसका जो यूनिट है वो ओहम इनवर्स और सीमेंस, ठीक है, ये दोनों ही इसका यूनिट है। एंड जो सेल कंस्टेंट, सॉरी कंडक्टिविटी जो है ना, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली क्या है, 1 कंडक्टेंस, सो सेमी इनवर्स, ठीक है, क्योंकि इसको सेमी में करना है। अगर हम इसको मीटर में करेंगे सो तो इलेक्ट्रोड जो है ना, इसका डिफरेंस जो है ना, वो बहुत मीटर तक, यानी कि बहुत ही लेंथ में चला जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए हमें ना इसको सेंटीमीटर में करना है, क्योंकि ये एक सेल में सो वी विल कैलकुलेट इट इन सेल। और देखो ये जो रो है ना, ये रो बेसिकली क्या है, रो आर बाई एल इंटू ए, यानी कि रो रेजिस्टेंस जो है ना, इसका ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है। रो बेसिकली कंडक्टिविटी है, ठीक है। सो इसका अगर हम कंडक्टेंस, रो इक्वल टू कंडक्टेंस सो रेजिस्टेंस की उल्टा है, ऑपोजिट है, इसीलिए अगर हम रो को कैलकुलेट करना है तो हम 1/r कर दें। ये जो टर्म है ना, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये जो टर्म हमने यहाँ पर लिखा है ना, इससे हम रो का वैल्यू जो है ना, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। रो से एंड ए से अगर मल्टीप्लाई एंड एल से अगर डिफाइन कर दे सो रो का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। सो ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। एंड इसका जो रो का जो यूनिट है ना, रो का जो यूनिट है वो बेसिकली वो हम सेमी में है, क्योंकि आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, वो हम सेमी में है। एंड के का जो के है ना, इसका वैल्यू 1/r इंटू L/A। इसका जो यूनिट
ये आप यहाँ से फाइंड आउट कर, जो रो है ना वो हम L/A, सो बेसिकली इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम स्टडी करेंगे ये इसका यूनिट, ठीक है। सो अभी हम स्टडी करेंगे सो मोलर कंडक्टिविटी क्या है एंड कंडक्टिविटी क्या है, इसका डिफरेंस क्या है। सो विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड द कंडक्टिविटी। द वेरिएशन ऑफ conductivity and molar conductivity with concentration. Both conductivity and molar conductivity change with the concentration of the electrolyte. Conductivity always decreases with decreasing in concentration. Both for weak and strong electrolytes. This can be explained by the fact that the number of ions per unit volume that carry the current in a solution decreases on dilution, and for weak electrolyte we cannot
calculate molar conductivity at infinite dilution. देखो बेसिकली वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसेंट्रेशन इज दैट बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन में चेंजेस की वजह से कंडक्टिविटी को चेंज करता है. कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन. जितना डायल्यूटेड यानी कंसेंट्रेशन लेस होगा उतना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. So conductivity always decreases with the decrease in concentration for the both weak and strong electrolytes. This can be explained by the fact that the number of ions per unit volume that carry the current in a solution decreases on a dilution. क्योंकि देखो अगर आप कोई भी एक जार ले लो, ठीक है, इसका कंसेंट्रेशन मान लो कि 100 ग्राम वाटर में अपने 50 ग्राम अब शुगर को इंसर्ट करे हो. ठीक है. सो ये कंसेंट्रेटेड एक सोल्यूशन है. सो इसमें और 500 ग्राम अपने वाटर को ऐड कर दिया. सो ये तो डायल्यूटेड हो चुका है ना. डायल्यूटेड हो चुका मतलब इस वॉल्यूम में ना जितना जगह में मतलब कि एक एरिया, ठीक है, एरिया मतलब वॉल्यूम ही कंसिडर कर लो. ठीक है. सो ये एक वॉल्यूम है ना. सो इस वॉल्यूम में मानो कि 4 शुगर की पार्टिकल्स प्रेजेंट है. सो अगर आप इसको डायल्यूट कर दोगे तो उसका जो वॉल्यूम है ना सो इंक्रीज हो जाएगा एंड जो ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा ये मूव करने के लिए, शुगर पार्टिकल्स जो है ये ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा इसको मूव करने में. सो पार्टिकुलरली ये जो वॉल्यूम है ना इस वॉल्यूम में बस मान लो कि 2 मॉलिक्यूल्स ही शुगर के प्रेजेंट है. सो डिक्रीज हो चुका है ना 4 मॉलिक्यूल्स से अभी 2 मॉलिक्यूल्स में डिक्रीज. सो ये मान लो कि ये जो मॉलिक्यूल है ना ये चार्ज को कैरी कर रहा है. सो एक चार्ज ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा. बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स चार्ज कैरी किससे करता है? आयंस के थ्रू ना. सो आयंस पर वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाएगा. सो इसीलिए जो कंसेंट्रेशन है ना इसके डिक्रीज होने पर जो चार्ज कैरी कर रहा है ना सो वो भी डिक्रीज हो जाता है. सो दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन a solution decreases on a dilution. Right? For electrolyte, we cannot calculate molar conductivity at infinite dilution. भी infinite dilution मतलब क्या है कि मान लो कि एक लिमिट जो है ना शुगर मान लो, शुगर नहीं कोई भी इनिशियल, ठीक है. सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है. सो NaCl को आप यहाँ पर 5 ग्राम NaCl को एक पॉन्ड में, ठीक है, इसको इस तरीके से इंसर्ट करें. सो यहाँ पर तो एक NaCl का सोल्यूशन बना ना, बट ये जो बॉन्ड का यानी कि जो सॉल्वेंट है ना ये सॉल्वेंट ह्यूज अमाउंट में है. सो इसका जो डाइल्यूशन हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस यानी कि 5 ग्राम के पर्सपेक्टिव में ना ये सॉल्वेंट का जो है ना ये बहुत ज्यादा है. ठीक है. क्वांटिटी बहुत ज्यादा है. इस वजह से ना ये इसके हिसाब में तो इनफाइनाइट तक है ना. सो इसीलिए अगर हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को मोलर कंडक्टिविटी है ना इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे अगर हम इसको इनफाइनाइट तक डायल्यूट करें. ठीक है. इनफाइनाइट मतलब वी कैन नॉट कैलकुलेट द सॉल्वेंट्स क्वांटिटी. सो इसीलिए अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3OH, ठीक है, सो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड बेसिकली. ठीक है. सो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली अगर इसको इनफाइनाइट डायल्यूशन कर दे फॉर द मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है. सो आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे कोलरास लॉ, फैराडेज लॉ. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12. क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर. लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम. इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें. मिलते हैं डेमो क्लास में.